बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो और उसकी वेलोसिटी की वेरिएशन को टाइम के लिहाज से बयान किया जाए एक ग्राफ की मदद से, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के लिहाज से वेरिएशन को, वेलोसिटी की वेरिएशन को इलस्ट्रेट करते हैं। वो वाले ग्राफ्स जो किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के लिहाज से वेलोसिटी की वेरिएशन को बयान करते हो, उन ग्राफ्स को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कहते हैं। जब कोई भी बॉडी मूव करती है या कोई कार मूव करती है, तो उसके जर्नी में तीन तरह के केसेस होते हैं, तीन तरह के स्टेप्स होते हैं, या तीन तरह की वो जर्नी कर सकती है। नंबर वन पे उसका ये जर्नी हो सकता है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, और जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा तो दैट बॉडी विल मूव इन द कांस्टेंट वेलोसिटी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, उसमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी। सेकंड केस उसका ये हो सकता है कि जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, और वो उस सूरत में हो सकता है जब इक्वल चेंज हो वेलोसिटी के अंदर। इफ देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज तो हो रही है लेकिन उसकी जो चेंज है वो इक्वल है, देन उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, या हम उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देंगे। और थर्ड केस उसका ये है कि जब उसका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो, यानी उसका एक्सेलरेशन मुसलसल बढ़ रहा है, तो देन देयर मस्ट बी अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर ये तीन केसेस को हम ग्राफ की मदद से डिस्कस करें तो हमारे पास इन केसेस के अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे। फर्स्ट केस में ग्राफ कैसा बनेगा, सेकंड में कैसा बनेगा, और थर्ड में किस तरह का ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमने अभी डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट केस इसका क्या है। फर्स्ट केस में हमने कहा कि उसका बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो देन वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए जो एक दूसरे को एक पॉइंट में मिलती है, जिसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। एक एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम और एक एक्सिस पे हम ले लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है उस वक्त इसका जो ग्राफ की लाइन बनेगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, यानी कि दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी कि वो ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये ग्राफ क्या शो करता है कि वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस ग्राफ से हमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एक तो ये कलेक्ट करनी है कि उसका एक्सेलरेशन कितना बनता है, और एक्सेलरेशन हम निकालते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के स्लोप से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। चूंकि इस लाइन की आप पोजीशन देखें तो दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और इसकी स्लोप जीरो है, और स्लोप जीरो होने से एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमने यहां से कलेक्ट करनी है वो है कि इस ग्राफ से हमें ये पता करना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो बॉडी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, या फिर जो कि जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करने के लिए हम एक तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। और चूंकि हमने ग्राफ की मदद से मालूम करना है कि कितना उसका डिस्टेंस कवर होगा, तो फिर हम क्या देखेंगे? हम ग्राफ की लाइन के नीचे आने वाला सारा एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं फिगर के अंदर जो है वो आपको ये जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म का नजर आ रहा है, और इस रेक्टेंगल में जो है वो दो साइड्स होती हैं, एक लेंथ को जाहिर करती है और एक विड्थ को जाहिर करती है। अगर आप लेंथ वाली साइड को देखें तो यहां तक क्या आएगा? इसका टाइम शो हो रहा है, और ये इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक ये जो इसकी ऊंचाई है, या इसको हम विड्थ कहेंगे, ये इसकी क्या है? वेलोसिटी है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। अब यहाँ भी जो एरिया है वो क्या है? वो एक रेक्टेंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो कौन सा होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो इसको हम लिख सकते हैं v इंटू टी। ठीक है, अब देखें एरिया में जो मैथमेटिकली फॉर्म में आपके पास जो वैल्यू निकली है दैट इज इक्वल टू
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट s के इक्वल है। तो सो वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। अगर आप इनको आप कंपेयर करते हैं तो देन वी विल ऑब्टेन एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये एरिया किसका है? एरिया अंडर द ग्राफ है, यानी ग्राफ के नीचे आने वाला जो एरिया है, ग्राफ की जो लाइन आपके पास आई थी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, उस लाइन के नीचे आने वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द एरिया अंडर द ग्राफ। और वो एरिया किसके इक्वल है? डिस्टेंस के, यानी कि जो डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया है, distance covered by the object. So we can say that area under the graph is equal to the distance covered by the object. तो फर्स्ट केस में हमने ये डिस्कस किया है कि जब कोई बॉडी जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो उस एक्सेलरेशन के साथ मूव करने वाले उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, और वो डिस्टेंस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ, यानी उस ग्राफ के नीचे आने वाले एरिया से हम निकालते हैं कि वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है। और इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस का जो फार्मूला है S इज इक्वल टू VT, उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमारे पास एक कंक्लूजन आता है कि एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नाउ वी चेक द सेकंड केस। अब सेकंड केस की तरफ जाते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन अब यहाँ पे जीरो नहीं है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट किस सूरत में होता है? जब इक्वल चेंज हो वेलोसिटी के अंदर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो देन उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। उस सूरत में हम क्या देखेंगे कि ग्राफ किस तरह का बनेगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस हैं, इनमें हम एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ वाई एक्सिस के लिए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन इसका जो ग्राफ है दैट विल बी अ लाइन विच इज इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, जो एक इंक्लाइन बना रही है, यानी एक स्लोप बना रही है। ये लाइन एक स्लोप क्रिएट कर रही है और इस लाइन से जाहिर होता है कि इक्वल इंटरवल के साथ साथ जो है वो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है वेलोसिटी भी जो है वो राइज कर रही है। अगर आप यहाँ से लाइंस ड्रॉ करके और इस तरफ लाइंस ड्रॉ करके देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, तो आपको हर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे एक ये लाइन मेरे पास है, ये एक वैल्यू आएगी ग्राफ के ऊपर। इसको मैं वेलोसिटी की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी की भी एक वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इस तरह हमें हर टाइम की वैल्यू के लिए एक वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है। अब आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर भी टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि टाइम की कैलकुलेशन में कुछ इजाफा हुआ है। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ ग्राफ के साथ वेलोसिटी की भी कोई ना कोई वैल्यू में इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है वेलोसिटी में भी चेंज आ रही है, लेकिन वो चेंज क्या है? इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज है, देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सूरत में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम स्लोप की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो है वो एक ग्राफ की लाइन से इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल हमें जो है वो, हमें यहाँ से जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये एक फिगर के अंदर जो है वो आपको एक नजर आएगा कि ये क्या बन गई है, एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस फिगर में आपको एक ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है। तो इस ट्राइंगल से हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो उस स्लोप को निकालने के लिए हम यहाँ पे एंगल देखते हैं कि एंगल कितना है। एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा एंगल है। तो इसकी स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, यानी टेंजेंट थीटा के बराबर होती है स्लोप। और टेंजेंट थीटा आप जानते हैं कि दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और बेस की वैल्यू पुट कर दें तो यू कैन कैलकुलेट द स्लोप। और दिस स्लोप रिप्रेजेंट्स द एवरेज एक्सेलरेशन। जो इस बॉडी में जितना एवरेज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इस स्लोप की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। स्लोप का ये कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकल के लिए भी फायदेमंद होगा
कि जहां आपने ग्राफ की मदद से कोई वैल्यू निकालनी हो तो उस ग्राफ को देखकर जो है वो हम उसकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं, और स्लोप के लिए हमेशा जो है वो tan थीटा इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो बात हम यहाँ पे एक ग्राफ से लेते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कितना है उस बॉडी का। अब यहाँ पे ये बॉडी जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, और दैट कैन बी फाइंड आउट बाय डिटर्मिनिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करके हम उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और दूसरी जो बात यहाँ से हमें कलेक्ट करनी है वो क्या है कि उसका डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ये बॉडी। जब ये इस तरह मूव करेगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। अब जो एरिया इस ग्राफ के नीचे आएगा वो क्या होगा कि आपके सामने ग्राफ जो है वो एक ट्राइंगल की फॉर्म का है, तो जाहिर है कि जो एरिया इसमें आना है वो ट्राइंगल का एरिया ही होगा। ठीक है, तो अगर आप ट्राइंगल यहाँ पे देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिस एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि उसकी बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा। अब उसकी बेस को देखा जाए तो ओरिजिन से लेकर यहां तक आ रही है, तो यहां तक जो है उसकी बेस की वैल्यू क्या बनती है, टी बनती है। ठीक है, और उसकी हाइट को देखा जाए तो उसकी ऊंचाई यहां तक है, और यहां तक उसकी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, वी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो वो हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2 वी इंटू टी। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमने एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो पहले 0 थी जब अब ओरिजिन की बात करेंगे, और उसके बाद मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी कितनी हुई है, वी हुई है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी का जो है फार्मूला इस्तेमाल करें तो कैसे निकालेंगे, उसकी पहली वेलोसिटी और उसकी सेकंड वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आएगी, 1/2 वी आ जाएगी। तो यहाँ अब आपके पास डिस्टेंस का फिर वही फार्मूला वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टी, ये वाला फार्मूला यूज करें तो आपके पास आएगा वी एवरेज की वैल्यू 1/2 वी इंटू टी। इन दोनों तरह की कैलकुलेशन से आप अगर अंदाजा लगाएं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितना हमने डिस्टेंस कवर निकाला है फार्मूला की मदद से, और वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल के इक्वल है। तो फिर यहाँ फिर हमारे पास ये कंक्लूजन आता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ, यानी ग्राफ के नीचे आने वाला जितना एरिया है वो उसके कवर्ड डिस्टेंस को शो करता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इस सेकंड केस में हमने देखा कि जब कोई जिस्म जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो उस सूरत में हम उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एक तो हमें ये स्टेप का पता होना चाहिए, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि उसका डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकाला जाता है। और जो हमने एक्सेलरेशन निकालना है वो कैसे निकालना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ से, और स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं tan थीटा से। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, उसके अंदर से हमने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद सेकंड जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से कलेक्ट करनी है वो क्या है कि हमने डिस्टेंस कवर निकालना है। उसके लिए एरिया अंडर द ग्राफ देखेंगे और उसके बाद जो है फार्मूला के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये सेकंड केस हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड केस की तरफ जाते हैं। थर्ड केस क्या है कि जब कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही हो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ, यानी उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, उस सूरत में जो ग्राफ है दैट विल बी अ कर्व लाइन। वो कैसे होगा ये आप देखें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हमने दो लाइंस ले ली हैं, एक को हमने टाइम एक्सिस का नाम देना है, एक को हमने वेलोसिटी एक्सिस कहना है, और इसका जो ग्राफ है दैट विल बी अ कर्व्ड लाइन। टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ से ताकि हम उसकी स्लोप कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए किसी एक पॉइंट को हम लेंगे जिस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये आपको एक टेंजेंट नजर आ रहा है, तो यहाँ हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं। तो इसका जो अब एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट ए पर इस टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट करेंगे
ठीक है। और वो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए एक और काम हमने ये करना है कि इसकी हमने एक ट्राइंगल बनानी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे आपको मिलेगा एंगल थीटा, और इसके सामने ये है परपेंडिकुलर, और ये इसकी क्या है, बेस है। तो इसकी स्लोप जो है वो किसके बराबर आएगी, एक्सेलरेशन के बराबर आएगी। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और स्लोप निकालने के लिए वही मेथड इस्तेमाल करते हैं कि हम tan थीटा इस्तेमाल करेंगे, और tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ में से जो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब जो दूसरी चीज हमने यहाँ पे करनी है वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। यहाँ से डिस्टेंस को निकालने के लिए फिर वही आपके पास ट्राइंगल बन जाती है। तो उस ट्राइंगल को यूज करके हमने जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो थर्ड केस है इसके अंदर भी हम बिल्कुल उसी तरह सेकंड केस की तरह ही डिस्टेंस निकालते हैं, और फिर हमारे पास वही बात आ जाती है कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। यानी ग्राफ के नीचे आने वाला जो एरिया है वो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता है। जितना एरिया होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। तो यहां हमारे पास जो कंक्लूजन मिलता है वो क्या होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है उसके बराबर होगा। ठीक है, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ and the time axis is numerically equal to the distance covered by the object। तीनों केसेस में हमने यही बात प्रूव की है कि एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी डिस्कशन समझ आ गई होगी। तो इस तरह आप इनको सेपरेट करके डिस्कस कर सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने करना क्या है और कौन से केसेस बन सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को सामने रखते हुए आप इसको सेपरेट वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे तो आपको ये फौरी जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।